नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो 2022-23 के सेशन में अजमेर जिले में संपन्न हुआ है। ये जो प्रश्न पत्र है वो हमने अजमेर जिले का लिया है। इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 12 का एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने सीकर जिले का अर्धवार्षिक का जो प्रश्न पत्र है वो हमने देखा था। आप देखेंगे कि अजमेर जिले के प्रश्न पत्र में भी सीकर जिले के कुछ प्रश्न आपको हूबहू मिलने वाले हैं, एज इट इज मिलने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें भी थे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रश्न पत्र में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है वो आपको दूसरे जिलों के प्रश्न पत्रों में भी मिलने वाले हैं। तो एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेते हैं कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। देखिए, टो वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। देन ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि प्रकाश का वेग c है तो न्यू आवृत्ति वाले फोटोन का संवेग होगा। देखिए, संवेग बराबर क्या होता है, mc से हम लिखेंगे जो कि h न्यू अपॉन में c के इक्वल होगा। तो h न्यू अपॉन में c ये हमें यहां पर दे रखा है ऑप्शन ब में। ऑप्शन ब h न्यू अपॉन में c सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? माइकल फेराडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ताप जिससे नीचे चुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है उस ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। ये हालांकि इसमें क्यूरी आएगा, क्यूरी ताप कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करे। तो यह कथन किस नियम का है? तो यह लेंज के नियम का है। विद्यार्थियों, किस नियम में दिया गया? लेंज के नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्रव्य तरंग की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो डी ब्रोगली के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक काफी ज्यादा हमें मिल रही है, ये डी ब्रोगली के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जल शोधक में जीवाणुओं को मारने के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? जल शोधक में हमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनमें से कौन सी तरंग का उपयोग जल शोधक में जीवाणुओं को मारने के लिए करते हैं? किस विकिरण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, जल शोधन में जीवाणुओं को मारने के लिए हम पराबैंगनी विकिरणों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन से यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश के नीले रंग का कारण है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। फिर देखिए कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार समान कला में दोलन करते सभी बिंदुओं का बिंदु पथ कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। एक समान कला में करने वाले सभी कणों का जो बिंदु पथ है उसको हम तरंगाग्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगुनी कर दी जाती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए, हम प्रकाश की तीव्रता को दुगुनी कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। आपको ये जो क्वेश्चंस अभी तक हमने देखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो हमारे नोट्स में से आपको हूबहू मिलने वाले हैं।
तो गतिज ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन से यहाँ सही होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन में Q। F अपॉन में Q। तो जो F की विमा है वो होती है M1 L1 T-2 और Q की विमा होती है A1 T1। देन फाइनली इसकी विमा है वो M1 L1 T-3 A-1 इसकी विमा होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का विरल माध्यम से सघन माध्यम, देखिए दोबारा देखें, विरल नहीं आएगा, इसमें आएगा सघन माध्यम से। कौन से माध्यम से कौन से माध्यम की ओर जाना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरण होना आवश्यक है। विरल की ओर जाना चाहिए। विरल माध्यम में जाना तो आवश्यक नहीं है कि सघन माध्यम से चलना चाहिए, विरल की ओर जाना चाहिए। यह होना चाहिए सघन माध्यम से विरल की ओर, विरल माध्यम की ओर संचरण आवश्यक है। यहां पर मैं दे दिया जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो यदि विरल में चला जाएगा तो उसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। देखिए, एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण होता है उसको हम सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल। इसके अलावा फोटो सेल इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फोटो सेल। इसके अलावा मैं डायोड की बात करूं तो जो फोटो डायोड है वो भी यही काम करता है। फोटो डायोड। चलिए अब यहां पर देखें, फोटो डायोड का भी यही काम है विद्यार्थियों। ओके, तो ये रहे हैं कुछ रिक्त स्थान। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। किसने कहा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो भागों में डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या अभिप्राय है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम किसे कहेंगे? तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। इनका जो रियल में जो मीनिंग है वो क्या है, इसका क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? वो देखिए कि हमने अपने नोट्स में भी आपको बताया है, समझाया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, इंगित करती है। तो देखिए हमारे को यही पूछा है इसमें कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या अभिप्राय है। तो एक काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। मैं यहां पर पुट कर देता हूं, काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को बताती है, विद्युत क्षेत्र को बताती है, या जिनकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, तो उनको हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है? तो देखिए चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम यह है कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन का जो मान है वो शून्य होता है। ये गाउस का नियम है। भंवर धाराओं के दो उपयोग लिखिए। तो देखिए भंवर धाराओं का पहला उपयोग है प्रेरण भट्ठी में। प्रेरण भट्ठी में इसका उपयोग होता है। साथ में आप देखें प्रेरण भट्ठी के साथ में ऊष्मपारी उपचार में
उष्मा पारी उपचार में भी इनका उपयोग होता है। धारामापी में अवमंदन के रूप में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में दो अंतर लिखिए। काफी बार लास्ट ईयर भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दो अंतर हमें यहाँ पर बताने हैं कि देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का एक बार, प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करूं तो प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर दो बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, इसमें एक बार होता है तो इसमें दो बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष है वो नीचे बनता है 40 से 43 डिग्री के कोण पर, और द्वितीयक इंद्रधनुष है वो 50 से 53 डिग्री के एंगल पर बनता है, वो इसके ठीक ऊपर बनेगा। और जबकि इनमें जो रंगों का क्रम है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता अधिक, द्वितीयक इंद्रधनुष की तीव्रता कम, द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए। देखिए स्नेल का नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, इसे हम साइन आई कह दें, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो नियत रहता है, जिसको हम n/1 इसे अपवर्तनांक कहा जाता है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। उस नियत राशि को हम अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आप देखिए कि कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करती है। तो प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण है वो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देहली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। तो देखिए देहली आवर्ती किसे कहेंगे कि ऐसी प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, देहली आवर्ती कहलाती है। तो देखिए मैं आपके सामने ही पुट कर देता हूं डेफिनेशन देहली आवर्ती की, कि वह न्यूनतम आवर्ती, ये प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती है, वह न्यूनतम आवर्ती जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, देहली आवर्ती कहलाती है। ओके। एक और क्वेश्चन हमें यहां पर पूछा गया है, ये भी प्रकाश की द्वैत प्रकृति से ही संबंधित है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर e v नॉट बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो देखिए गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान e v नॉट और h न्यू माइनस न्यू नॉट के इक्वल होता है। अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बल और बल आघूर्ण के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। हमें यहाँ पर सूत्र व्युत्पन्न करने हैं। विद्यार्थियों इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो हमें दे रखा है, नमन कोण दे रखा है, तो उस पर क्षैतिज घटक क्या होगा। देखिए हम आपको बता दें तो ऊर्ध्व घटक को हम BV से पुट करते हैं और BV बराबर होता है B साइन थीटा, B साइन थीटा, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 0.16√3
गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। तो यहां से मैं नमन कोण हमारे को दे रखा है 30 डिग्री। नमन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो यहां से b निकाल सकते हैं। तो b बराबर कितना आ जाएगा? b इंटू को साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो 0.16 अंडर 3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। b का जो मान है वो हमें मिल जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 उधर गुणा हो जाएगा, 0.32 अंडर 3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। अब हमें निकालना है क्षैतिज घटक जो कि b cos थीटा होता है। तो यहां से 0.32 गुणा 10⁻⁴ cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान होता है अंडर 3/2, अंडर 3/2। तो अंडर 3/2 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, BH बराबर 0.32 अंडर 3 गुणा 10⁻⁴ अंडर में 3/2। तो यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे तो 0.16 अंडर 3 और अंडर 3 हो जाएगा 3 गुणा 10⁻⁴। तो ये आ गया हमारे पास में 0.48 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि L लंबाई की एक चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में रेखीय चाल V से गतिमान है। यह व्यवस्था परस्पर लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थियों ये जो व्यंजक है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 अभिलक्षण लिखिए। 4 हमारे को क्या बताने हैं? प्रॉपर्टीज बतानी है। तो आप यहां पर देखें, मैं आपको बता देता हूं यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनकी जो वेलोसिटी है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का जो अनुपात है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखें आप, ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी, और अब देखें तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। और देखिए माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम के परावैद्युतांक के वर्गमूल के इक्वल होता है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी ही है। ओके, तो ये रही है 4 प्रॉपर्टी जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। विद्युत विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए। किसी धारावाहिक टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन के हेतु स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। आवश्यक किरण चित्र बनाइए। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के तीनों अभिग्रहित लिखिए। बोर मॉडल की 2 कमियां लिखिए। इसका सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है। रदरफोर्ड सोडी का रेडियोएक्टिव क्षय नियम लिखिए तथा संबंधित सेक समीकरण को भी व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, एक रेडियोएक्टिव नाभिक कैपिटल डी निम्न प्रकार क्षयित हो रहा है। तो देखिए इसमें हमें D1 में फिर बीटा माइनस क्षय होता है, D2 में फिर अल्फा क्षय होकर, D3 में फिर गामा क्षय होकर, D4 में। हमें यहाँ पर अंतिम उत्पाद D4 की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पूछा है। ये काफी महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं।
अब यहां पर आप ध्यान देंगे अल्फा पार्टिकल जब यहां से बाहर निकलता है तो द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाएगी, 231 रह जाएगी, और परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाता है, 90 रह जाएगी। बीटा पार्टिकल जब किसी नाभिक से सहित होता है तो द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और बीटा माइनस पार्टिकल जब बाहर निकलता है तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है। उसके पश्चात फिर से अल्फा कण बाहर निकल रहा है तो परमाणु क्रमांक 4 से कम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 2 से कम हो जाएगी। गामा पार्टिकल जब बाहर निकलता है तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो द्रव्यमान संख्या तो रह जाएगी 227 और परमाणु क्रमांक रह जाएगा 89। क्लियर विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कार्बन प्रतिरोधक का जो मान है वो 62 गुणा 10 की घात +3 है और सह्यता 5% है, तो इसके वर्ण कोड के क्रम लिखिए। तो पहला जो अंक है, सार्थक अंक है, वो है 6, और 6 के लिए नीला रंग आएगा। कौन सा रंग आएगा? नीला। फिर है 2 जिसके लिए लाल रंग आएगा। फिर 10 की घात 3 तो नारंगी रंग आएगा। कौन सा रंग आएगा? नारंगी। और सहनशीलता हमारे को दे रखी है 5%, इसके लिए सोने का कलर आएगा, स्वर्ण कलर आएगा। तो ये चारों कलर होंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम के संधि और लूप नियम को लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाते हुए सेतु में शून्य विक्षेप के लिए आवश्यक प्रतिबंध भी उत्पन्न कीजिए। देखिए यहां पर हमें क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में प्रवाहित धारा, तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक सेल के सिरों पर के बीच विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। हमें सेल E1 का वोल्टेज दे रखा है 6, E2 का 3, R1 हमें 3 ओम और R2 हमें 6 ओम और कैपिटल R हमें 3 ओम दे रखा है। तो आप यहां पर ध्यान देंगे इसमें से सर्किट में से बहने वाली कुल धारा। तो देखिए ये जो दोनों ही सेल हैं वो श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो कुल जो धारा है वो हमारे पास में आ जाएगी कुल धारा, प्रवाहित धारा। तो कुल धारा तो कुल विद्युत वाहक बल, तो यहां पर E1 प्लस E2 अपॉन कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में? E1 प्लस E2, तो ये तो हो जाएगा 6 प्लस 3 बट्टे में 3 प्लस 3 प्लस 6, तो ये आ गया हमारे पास में 9 बट्टे में 12, 3 बट्टे में 4, 0.75 एम्पियर। तो ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया है। फिर तुल्य विद्युत वाहक बल। तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो E1 प्लस E2 आ जाएगा। E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों ही श्रेणी क्रम में है और इनका जुड़ने का क्रम भी सेम है। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा सीधा। तो देखिए तुल्य जो विद्युत वाहक बल है वो तो हो जाएगा 6 प्लस 3 9 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाएगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, 3 प्लस 6 9 ओम। क्लियर। प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर, तो प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर हमें टर्मिनल विभवांतर पूछा है। तो पहले सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर E1 माइनस I इंटू R1, तो यहां पर इसका E का मान 6, I का मान हमें दे रखा है 0.75 और R1 का मान हमें दे रखा है 3। तो यहां से आप ध्यान देंगे 2.25 आ जाएगा, तो ये हमारे को मिल जाएगा 3.75 वोल्ट। ठीक है, इसके साथ में हम दूसरे सेल के सिरों पर भी जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा दूसरे सेल के सिरों पर? V2 बराबर E2 माइनस I R2, देन यहां पर E2 की जो वैल्यू है वो 3,
I का जो मान है वो 0.75 और R2 का मान है वो हमें 6 दे रखा है। क्लियर? तो यहां से हम कैलकुलेट करके इस V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इसका मान आएगा माइनस में। इसका मान किस में आने वाला है? माइनस में आने वाला है। चलिए देख लेते हैं। 2.25 4.5, इसमें से माइनस में 1.5 वोल्ट आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक LCR श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ा गया है और फेजर चित्र की सहायता से प्रवाहित धारा और प्रतिबाधा का सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 2200 वोल्ट में परिवर्तित करता है। यदि उसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1000 हो तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? देखिए, हमारे पास में एक रिलेशन होता है NP बट्टे में NS बराबर VP बट्टे में VS। देन प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पूछी है तो NP बराबर आ जाएगा VP प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज द्वितीय कुंडली का वोल्टेज इंटू द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। NP का मान आ जाएगा, VP कितना है, प्राथमिक कुंडली में ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट और द्वितीय कुंडली पर है वोल्टेज 2200 वोल्ट। NS का मान हमें दे रखा है 1000। देन यहां से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 220 से 220 कैंसिल हो गया। NP का जो मान है वो हमें मिल जाएगा 100। देखिए, इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बताइए। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके एक सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि एक द्वि अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, तो इसके कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हमें यहां पर अवतल लेंस दे रखा है कि 1/f बराबर n21 माइनस 1 इंटू 1/में r1 माइनस में 1/में r2। तो यहां से n21 इसका मान है 1.5, इसकी जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1.5। अब यहां पर आप ध्यान देंगे R1 हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर R1 हमें दे रखा है 40 सेमी और ये माइनस में होगा। किस में होने वाला है? माइनस में। और R2 भी हमें 40 सेंटीमीटर, लेकिन ये होगा प्लस में। देन कितना जाएगा? 1/में माइनस में 40, फिर माइनस में 1/में 40, 0.5 इंटू माइनस में 2/में 40। तो ये हमारे पास में पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लगा देंगे, तो यहां से इन दोनों को गुणा करेंगे, F बराबर आ जाएगा माइनस में 40। तो ये रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।